दोस्तों, आद्य इतिहास का काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री के बाद ऐतिहासिक काल का समय आता है। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में वीडियो नंबर 2 में ऑलरेडी मैं सारी जानकारी दे रखा हूं, जिसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल का समय आज हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय के बाद से जितने भी शासक वर्ग और विद्वान वर्ग हुए, उन सभी लोगों ने अपनी अपनी जानकारी का कुछ न कुछ लेखन जरूर किया था और आज उस लेखन की लिपि और भाषा पढ़ी जा सकती है। इसी का परिणाम है कि आज जमीन की कहीं भी खुदाई होती है तो पूर्व काल का लिखित अभिलेख भी प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही हम लोग उन सम्राटों या उस समय के विद्वानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या कर रहे हैं। इसके बाद उस समय कई विदेशी यात्री भी भारतीय भूभाग पर यात्रा करने आए थे, जिन्होंने अपने यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखा वैसे ही ठीक अपनी किताब में लिख दिया और आज इन्हीं माध्यमों के जरिए ही ऐतिहासिक काल की स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलती है। दोस्तों, वीडियो नंबर 1 और 2 के जरिए आदि इतिहास काल और प्रागैतिहासिक काल में मिले प्रमाणों को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि धूर्त और स्वार्थी लोग अपने अंधे और स्वार्थी विवेक द्वारा कैसे लोगों में भ्रम फैलाते हुए भ्रम का मायाजाल बनाने का काम किया है। इसी वजह से ऐतिहासिक काल में मिले लिखित साक्ष्यों को बहुत ही गौर से आंकलन करने का समय आ गया है, क्योंकि इस समय जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है वह पठनीय है। अब आपको देखना है कि कौन कौन व्यक्ति द्वारा क्या क्या लिखित साक्ष्य मिला है और किस व्यक्ति के नाम से भ्रम का जाल बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित किया गया है। आज के भ्रमशीलों द्वारा ऐतिहासिक काल में भी बहुत से काल्पनिक पात्रों को पैदा करते हुए भ्रम का जाल बनाया गया है, जिनका अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन भ्रमशीलों के पास कई तरह का सपोर्ट होने की वजह से वैसे सभी पात्रों को आज स्कूल और कॉलेज की किताबों के माध्यम से समाज में स्थापित किया जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि उन सभी बातों पर तर्कशील बने और उन सभी विषयों पर गहन छानबीन करते हुए इन भ्रमशीलों से सवाल पूछें। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भ्रमशील प्रजाति के लोग सभी को मूर्ख बनाते हुए मानसिक शोषण करेंगे और जब आपका मानसिक शोषण करेंगे तो उनका भला निश्चित होगा। इस वजह से आज सबसे ज़्यादा जरूरी सवाल यह हो गया है कि उत्खनन द्वारा भ्रमशीलों के पास कौन सा प्रमाण है और कौन सा प्रमाण नहीं है। कहने का मतलब है कि मूल भारतीय संस्कृति की पहचान करने वाले कौन से प्रमाण हैं और कौन से प्रमाण नहीं हैं। ध्यान रखें, इस प्रमाण वाले मूल मंत्र को सभी जागरूक मित्र कसकर पकड़े रहें और भ्रमशील समुदाय से सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करें। अब क्योंकि भ्रमशील समुदाय के पास कोई साक्ष्य यानी कि प्रमाण नहीं होता है, फिर भी वह हवा में गैस बनाकर धुआं का बादल खड़ा कर देता है और जब उसे कोई छोटा सा तिल जैसा भी साक्ष्य मिल जाता है तो वह चिल्ला चिल्ला कर उस तिल को ताड़ के पेड़ से भी बहुत बड़ा पेड़ बना देता है। दोस्तों, भारत में पाषाण काल और सिंधु काल के बाद मौर्य काल और गुप्त काल की संस्कृति में साक्ष्यों का एक बड़ा भंडार देखने को मिलता है। फिर भी भ्रमशील लोग उन सभी साक्ष्यों पर कोई बात नहीं करना चाहते। उल्टा मौर्य काल एवं गुप्त काल में प्रयुक्त शब्दों को चोरी करके अपने आप को ही खास बना लेते हैं। इन सारी बातों को आप लोग पुरातात्विक संग्रहालय में देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। आइए इन बातों को समझने के लिए हम लोग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटकर देखेंगे। पहला ईस्वी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक और दूसरा ईस्वी सन से लेकर 850 ईस्वी तक। बात करते हैं ईस्वी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक की। दोस्तों, ईसा पूर्व 600 वर्ष के बाद से लेकर ईस्वी सन तक जितने भी शासक हुए, उन सभी ने अपने साथ साथ अपने समय की प्रमुख घटनाओं या अपने काल के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में उस समय की लिपि और लेखन वस्तु यानी कि जिस चीज पर लिखा जा सकता था उस पर अंकित जरूर करवाया था, जिसे आज कोई भी देख सकता है। दोस्तों, अभी तक मिले उन सभी लिखित साक्ष्यों को देखकर ही आज दावे के साथ कहा जा सकता है कि उस समय में कोई जाति या वर्ण व्यवस्था नहीं थी। फिर भी आज के भ्रमशील समाज या भ्रमशील लेखकों द्वारा उस समय जाति वर्ण होने की अफवाह फैलाते हुए भ्रम का जाल बनाया जाता है, क्योंकि ईस्वी सन से पूर्व के किसी भी शासक ने अपने आप को किसी जाति वर्ण में बांधकर नहीं लिखा है, यानी कि उस समय जाति वर्ण का जन्म ही नहीं हुआ था। दूसरा, उस समय शासक वर्ग के अलावा विद्वान वर्ग का भी साक्ष्य मिलता है, जिसमें एक नाम तो विश्वविख्यात मार्गदाता भगवान गौतम बुद्ध का है, जिसे सब लोग जानते हैं और जिनका किसी जाति वर्ण से संबंध नहीं था। लोगों में भ्रम फैलाने के लिए भ्रमिक समाज और उसके लेखकों द्वारा
उन्हें भी क्षत्रिय वर्ण का बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि उस समय की भाषा लिपि में छ और त्र अक्षर नहीं थे। दूसरा कारण, उस समय के समाज में वर्ण नहीं थे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जाति और वर्ण की जगह पर उस समय कुल या वंश की परंपरा जरूर थी। यह कुल वंश की परंपरा भी उस समय सभी लोगों के लिए नहीं थी। यह परंपरा सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होती थी जो उस समय के राजा या जनपद के प्रमुख होते थे, जिनका जनपद, महाजनपद, गणराज्य या देश पर आधिपत्य हो जाता था। ऐसे लोग ही अपनी पहचान को सार्वजनिक करने के लिए या लोगों को संबोधन करने के लिए अपने कुल या वंश का नामकरण करवाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय राज करने वाली प्रणाली राजतंत्र की थी, जिसमें राजगद्दी पर उस परिवार का कोई भी सदस्य आसीन होते रहता था, जिसकी वजह से राजा का नाम हमेशा बदलता रहता था। इसी नाम बदलने वाली प्रथा से बचने के लिए उस समय वंश परंपरा का निर्माण हुआ था, ताकि राजा बदलने के बाद भी राजवंश का नाम बना रहे। यही बड़ा कारण था कि उस समय राजा का नाम बदलने के बाद भी वंश का नाम नहीं बदलता था। अब राजा के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न बन जाए, लेकिन वैसे लोगों का कोई कुल वंश का नामकरण नहीं मिलता है, या कहें तो वैसे लोगों के कुल वंश का नामकरण होता ही नहीं था। जैसे मक्खली गोसाल, निगंठनाथ पुत्र, पूरन कश्यप, अजीत केस कंबली, पकुथ कच्चान, संजय बेलठी पुत्र, आलार कलाम, मोगलयान, सारीपुत्र, महाकश्यप, कत्यान, उपाली। एक बात और, कुल या वंश का नामकरण राजा के लिए भी अस्थायी नहीं था। कहने का मतलब है कि जब तक शासन के परिवार का स्थान राजा या किसी जनपद के प्रमुख के पद पर आसीन है, तब तक उस शासक की पहचान वंश से होगी, और जैसे ही शासक उस पद या स्थान से हटे, उनके वंश नाम की पहचान भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह थी सम्यक संस्कृति की समानता वाली व्यवस्था। लेकिन आज की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पाए जाते हैं, और यह वर्ण व्यवस्था मनुष्य के जन्म के आधार पर ही तय की जाती है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक काल में ईसवी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक हमने देखा कि उस समय जाति और वर्ण का उदय नहीं हुआ था, बल्कि उस समय तो कुल और वंश की परंपरा का प्रचलन था। इसलिए आप कह सकते हैं कि आज के समय में जाति और वर्ण व्यवस्था भ्रमिकों द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रम का जाल है, जो कि लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखने की एक व्यवस्था है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें, और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।